सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि पार्ट 2 रहेगा। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस क्या होता है एंड स्ट्रेन क्या होता है एंड उनके टाइप क्या होते हैं। एंड उसी बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, मैं कहूँगा काफ़ी हलवा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, एंड मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे जो जनरली क्वेश्चन होते हैं ना, फार्मूला बेस्ड होते हैं। एंड अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तब जाके आपकी जो कॉन्सेप्चुअलिटी है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक स्टील वायर दी गई है जिसका रेडियस 2 mm है, कैरिंग ए लोड ऑफ 5 kg इज हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग। क्लियर, यहाँ पे एक सीलिंग के थ्रू यहाँ पे हैंग हो रही है। गिवन जी इज इक्वल टू 3.1 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन द वायर। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये है कोई सीलिंग, यहाँ पे सीलिंग के थ्रू यहाँ पे स्टील वायर है जो कि लटक रही है या फिर हैंगिंग है। क्लियर, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे लोड लगा हुआ है। कितना लोड? 4 kg। क्लियर, 4 kg लोड। यहाँ पे जब लोड नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि जो मटेरियल है उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगे। इतना तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। एंड यहाँ पे जो रेडियस दिया गया है ये वाली वायर का, वो दिया गया है 2 mm। ध्यान रखना है 2 mm। क्लियर, 2 mm। तो हमें निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी टाइप के स्ट्रेस होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, फॉर्मूला हर एक के लिए सेम रहेगा। यानी कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एंड यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज टोटली इंटरनल फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। क्लियर, तो जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो वायर स्टील वायर दी गई है दैट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। क्लियर, तो m की वैल्यू कितना, यहाँ पे m दिया गया है 4, g का वैल्यू यहाँ पे 3.1 इंटू पाई। क्लियर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे r कितना दिया गया है 2 mm। तो 2 mm यहाँ पे दिया गया है, हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर्स में। तो ये बनेगा 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू 10 रेज़ पावर -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियर अब तक। तो अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे पाई और पाई यहाँ पे गया। क्लियर, अब देखो ऊपर क्या रहा, 4 इंटू 3.1 डिवाइडेड बाई नीचे 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर, ये बनेगा 4 इंटू 10 पावर -3 इंटू 2, यानी कि ये बनेगा 10 पावर -6। 2 इंटू 3 बनेगा यहाँ पे 6। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 4 और 4 गया, यहाँ पे ऊपर देखिए 3.1 बचा। क्लियर, इंटू 3.1 इंटू नीचे बचा 10 पावर -6। जब ये ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 इंटू 6। क्लियर, तो 3.1 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पैस्कल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्लियर रहेगा। तो देखिए हलवा क्वेश्चन पूछा गया था, करना कुछ नहीं था, डायरेक्ट वैल्यूज जो थे वो आपको पुट करने थे। क्लियर, अब हम स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज मेन टॉपिक, जो कि आज है यहाँ पे हुक्स लॉ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, एंड फिर यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ या फिर हुक्स लॉ की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस साल या फिर आने वाले 1-2 साल में यहाँ से एक क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली यहाँ पे जो हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, काफ़ी सिंपल लॉ है। तो ये कहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रिलेशन। पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए पेपर में कि हुक्स लॉ गिव्स यू रिलेशनशिप बिटवीन, तो दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब ये रिलेशनशिप क्या होगी, इनवर्स होगी, डायरेक्ट होगी, स्क्वायर होगी, तो ये हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जो स्ट्रेस होगा
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि इनके बीच जो रिलेशन है ना दैट इज डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि जितना चेंज स्ट्रेस में आएगा उतना ही चेंज किस में आएगा, उतना ही चेंज स्ट्रेन में आएगा। क्लियर। अब हम फिजिक्स में क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं एंड वहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाना होता है। तो आई विल राइट जो स्ट्रेस होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। अब के इंटू स्ट्रेन ये आपको याद रखना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो ये बना हमारा एक्चुअल हुक्स लॉ। क्लियर। के इंटू स्ट्रेन। ठीक, आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे रखो। देखो स्ट्रेस बनेगा के इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पे जो के है ना, के यहाँ पे कांस्टेंट निकला। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बेटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट मैंने लिया है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। अब जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसके होते हैं तीन टाइप। इट कैन बी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट कैन बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट कैन बी शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर। एंड अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स के लिए हम जनरली प्रेफर करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के हियर विल बी फॉर सॉलिड्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। तो ये कहता है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस बनेगा के इंटू स्ट्रेन वायर के इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनमें से कोई भी, यानी कि जितने भी टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इनमें कोई भी आप लोगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हुक्स लॉ होता है दैट इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ पे हाईलाइट करो प्रोपोर्शनल लिमिट को। क्लियर। प्रोपोर्शनल लिमिट हम देखेंगे जब मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ पढ़ाऊँगा, वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट सिखाऊंगा, उनकी मीनिंग क्या है, तो वहीं पे हम देखेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है। फिलहाल अभी के लिए याद रखिए कि जो हुक्स लॉ है दैट इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ जो हमारा मेन टॉपिक होगा आज के लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहले आपको जानना होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ को हम क्यों पढ़ते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा बेस्ड किस पे है, स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ पे पूरी इंजीनियरिंग बेस्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ एंड डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए समझना। जहाँ तक मैंने देखा है बच्चों को काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो नीट के टॉपर ही क्यों ना हो, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे। तो देखो बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ से हम मालूम करेंगे किन किन प्रॉपर्टीज़ को, लाइक स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी वगैरह वगैरह, प्लास्टिसिटी, उनको हम यहाँ पे सीखेंगे। बहुत बच्चों को ये भी पता नहीं होता है इलास्टिसिटी सच में होती क्या है। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ये वाले टॉपिक के एंड पे जो डिफरेंट मेडिकल पेपर्स में पूछे गए हैं एंड वहाँ पे पूरा क्लियर कराऊंगा। तो हम पढ़ेंगे माइक्रो लेवल पे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा होल्ड हो आपका जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे आपके कराऊंगा। ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ क्यों हमें नीड होती है स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ की, पहले ताकि हम फाइंड करें स्ट्रेंथ को, डक्टिलिटी को, ब्रिटलनेस को, टफनेस को, किन की, अब डिफरेंट मटेरियल्स वी यूज़, यानी कि जो हम मटेरियल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी डक्टिलिटी को, इनकी ब्रिटलनेस को, इनकी टफनेस को, इनको फाइंड करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन करू की नीड होती है। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इट इज स्टील। क्या होता है, स्टील। ये है यहाँ पे स्टील। क्लियर। ये है यहाँ पे स्टील, एक मटेरियल होता है जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। क्लियर। एंड ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है कंक्रीट। क्लियर। ये है यहाँ पे ग्लास जो कि एक हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ हुआ है। ये है यहाँ पे एग्रीगेट्स। एग्रीगेट मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट स्टोन, बाजरी हम बोलते हैं, सैंड हम बोलते हैं, इनको यहाँ पे यूज़ करना होता है किसी भी स्ट्रक्चर में। देखो यहाँ पे ये है वुड, ये भी एक मटेरियल होता है। ये है यहाँ पे प्लास्टिक, देखो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इनको हम कहते हैं डिफरेंट मटेरियल्स विच वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। क्लियर। तो इनकी स्ट्रेंथ, ये जो मटेरियल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, स्टील, कंक्रीट, ग्लास, फिर यहाँ पे एग्रीगेट, वुड, प्लास्टिक, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी डक्टिलिटी, इनकी ब्रिटलनेस, इनकी टफनेस को मालूम करने के लिए, टू फाइंड दियर
प्रॉपर्टीज वी यूज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें ये समझाता है कि किस मटेरियल को आपको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर वर्क। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा यहाँ पे ये है बुर्ज खलीफा, शायद आपको पता हो बुर्ज खलीफा जो है दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग, यानी कि मोस्ट हाई राइज बिल्डिंग इन वर्ल्ड कौन है? बुर्ज खलीफा। अगर मैं यहाँ पे हाइट की बात करूँ तो दैट इज 830 मीटर। कितनी बड़ी, यू कैन इमेजिन 830 मीटर कितना होता है। देखो ये है यहाँ पे कोई सिंपल घर, जनरली अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये जो घर है ना ये हार्डली होगा 10 मीटर, लेट मैं मानूंगा जनरली इतनी हाइट रहती है 10 to 15 मीटर, किसी भी घर की 10 to 15 मीटर। सो यू कैन इमेजिन 830 मीटर वो बनता है अराउंड 2700 यानी कि 2700 फीट। तो देखो बेटा यहाँ पे मेरे को आपको समझाना क्या है, यहाँ पे देखो ये है कोई हाई राइज बिल्डिंग एंड ये है कोई छोटा घर। यहाँ पे देखो जो मटेरियल यहाँ पे यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा, उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी स्ट्रेंथ की, डक्टिलिटी की, ब्रिटलनेस यहाँ पे वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो यहाँ पे घर है। तो यहाँ पे अगर हम घर की बात करें यहाँ पे हम वुड भी यूज़ करेंगे, बट अगर यहाँ पे हम देखें हाई राइज बिल्डिंग में यहाँ पे आपको वुड नहीं दिखेगा, ये पूरी किससे बनी हुई होगी? आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अगर आपको पता हो आरसीसी जो कि हम यूज़ करते हैं आजकल जितने भी घर बनते हैं, चाहे कश्मीर हो कहीं पे भी हो, स्पेशली अर्थक्वेक जहाँ पे ज़्यादा आने के चांस हो या फिर हाई राइज बिल्डिंग, तो वहाँ पे आरसीसी का यूज़ किया जाता है, लकड़ी का यूज़ नहीं किया जाता है। क्योंकि जो आरसीसी होती है वो बनी हुई होती है एक तो कंक्रीट दूसरा स्टील, इन दोनों का मिक्सचर। क्योंकि जो स्टील होता है देखो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वुड। तो स्ट्रेस स्ट्रेंथ करूँ हमें यही समझाती है कि किस चीज़ को लेना है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे हमारे घर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपल गिलास लगाया जाता है, यानी कि ज़्यादा टफ गिलास यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, ना फिर एक्सपेंसिव। अगर मैं यहाँ पे बुर्ज खलीफा की बात करूँ, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग है, या फिर यहाँ पे देखो हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग जो बनी है ये कम्प्लीटली गिलास की बनी हुई है। एंड यहाँ पे जो गिलास बना हुआ होगा ना इसकी टफनेस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऑन दी बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। क्लियर, तो ये है मेन मुद्दा किसका यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, कि ये हमें क्या देती है। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ताकि डिफरेंट मटेरियल्स जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना उनको फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर इन शॉर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टील की बात हो रही थी। देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया स्टील। अब मैं यहाँ पे आपको स्टील एंड आयरन के बीच यहाँ पे डिफरेंस समझाता हूँ। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टील क्या होता है, आयरन क्या होता है, बोथ इनको एक ही समझ बैठते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं क्लियर कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखो बेटा अगर मैं आयरन की बात करूँ, ये है यहाँ पे आयरन नेल्स। आयरन में क्या होता है, आयरन में प्योर Fe एटम्स होते हैं। Fe यानी कि Fe को डिनोट किया जाता है फॉर आयरन। तो Fe एटम्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि खाली यहाँ पे Fe एटम दिखेंगे आपको किसमें, आयरन में। अगर मैं स्टील की बात करूँ, एक तो यहाँ पे आयरन होगा यानी कि Fe, दूसरा यहाँ पे ऐड होगा एक और एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं कार्बन, यानी कि आयरन इज टोटली Fe एटम्स। स्टील क्या है, आयरन Fe प्लस कार्बन। इन शॉर्ट आप याद रखोगे तो आयरन है खाली Fe एटम जहाँ पे इन्वॉल्व हो, एंड जहाँ पे कार्बन भी इन्वॉल्व हो Fe प्लस कार्बन, उसको हम बोलते हैं स्टील। तो ये है यहाँ पे स्टील जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। क्लियर, तो ये है आयरन। तो आज के बाद इसको आप आयरन नहीं बोलोगे, यू विल कॉल इट स्टील, जो कि जिसको हम अगर मैं कश्मीरी में बात करूँ इसको बोलते हैं हम शिफ्तर। क्या बोलते हैं, शिफ्तर। हाँ बेटा, तो ये आपको समझाने के लिए कि आयरन क्या होता है एंड स्टील क्या होता है, जिसको हम सरिया भी बोलते हैं उर्दू में। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या ऐड अप किया, कार्बन। अब कार्बन क्यों ऐड करते हैं स्टील में, ताकि जो स्टील है ना इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए, यानी कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन को हम ऐड करते हैं आयरन में ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो इंक्रीज हो जाए। क्लियर। अब कार्बन ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम कार्बन को कितना यूज़ करें, यानी कि ये एक
पर्टिकुलर लिमिट तक हमें एडअप करना होता है। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। देखो रॉट आयरन जो होता है इसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है, शायद आपको पता भी हो, रॉट आयरन। ठीक, अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज ली गई है ये है यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज की, कितना कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो रॉट आयरन में लेस देन 0.08%। क्लियर। तो माइल्ड स्टील की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे देखो 0.12 टू 0.25। क्लियर। नेक्स्ट कास्ट आयरन एंड पिग आयरन। कास्ट आयरन में 2.1 to 4% कार्बन, पिग आयरन में 4 to 5% कार्बन। देखो बेटा ये जो ऊपर के दो मटेरियल है ना ये हैं डक्टाइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद पूछा जाएगा पेपर में, क्योंकि आपको डक्टिलिटी ब्रिटलनेस ये आगे जाके पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन मटेरियल डक्टाइल है और कौन डक्टाइल नहीं है। तो रॉट आयरन एंड माइल्ड स्टील आर डक्टाइल, एंड ये जो यहाँ पे कास्ट आयरन एंड पिग आयरन है ये दोनों हैं ब्रिटल। क्या है, दोनों ब्रिटल। अब ब्रिटल कैसे ये बने, क्योंकि इनमें कार्बन की परसेंटेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, एंड जब भी कार्बन की परसेंटेज ग्रेटर देन 1.5% हो जाए ना तो मटीरियल क्या बनता है, मटीरियल बनता है ब्रिटल। क्या बनता है मटीरियल, मटीरियल बनता है ब्रिटल। तो ये आपको याद रखना है, मटीरियल बनेगा ब्रिटल। इनकी परसेंटेज को आपको याद नहीं रखना है, खाली ध्यान रखना है कि रॉट आयरन माइल्ड स्टील ये है डक्टाइल, कास्ट आयरन पिग आयरन ये है ब्रिटल। बाकी ये जो परसेंटेज है ना ये आपको खाली समझाने के लिए कि कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ये क्यों है, एंड कार्बन को कितना एडअप करना होता है। क्लियर। तो जनरली आप 1.5 को याद रखो, ग्रेटर देन 1.5% अगर हम ऐड करेंगे तो मटेरियल बनेगा ब्रिटल, लेस देन 1 मटेरियल बनेगा डक्टाइल। ठीक, यानी कि डक्टाइल ही रहेगा। नेक्स्ट एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करू, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, यही आपको सीखना है यहाँ पे, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करू, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन करू का हम यहाँ पे डिराइव भी करेंगे, डिफरेंट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन करू एक्चुअल में क्या होती है। देखो बेटा एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करू की मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं बनाऊँगा साइड में, देखो ये है यहाँ पे कोई करू, तो यहाँ पे मैं लूँगा स्ट्रेस यानी कि साइड में, वर्टिकल साइड में, एंड यहाँ पे मैं लूँगा स्ट्रेन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि इप्सिलॉन को हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन को डिनोट करने के लिए। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम क्या लेंगे स्ट्रेन, वर्टिकल लाइन में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रेस। अब लेट मैं यहाँ पे कोई करू बनाता हूँ। क्लियर। तो ये करू मैंने यहाँ पे बनाई, इस करू के अंडर जितना भी एरिया बनेगा ना ये क्या डिनोट करेगा, यही हमें देखना है, ये क्या डिनोट करेगा। क्लियर। पहले हम देखेंगे कि एरिया को कैसे हम निकालते हैं। तो ये है यहाँ पे थीटा। क्लियर, ये है यहाँ पे थीटा। तो ये जो एंगल है ना लेट मैं बोलूँगा ये है यहाँ पे एंगल थीटा। तो टेन ऑफ थीटा अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेन ऑफ थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, तो ये है यहाँ पे स्ट्रेस के बराबर। सो आई विल राइट स्ट्रेस क्लियर अपॉन डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है ना दैट इज स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी कि टेन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा स्ट्रेस, एंड जो बेस है यहाँ पे दैट इज स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब टेन ऑफ थीटा को हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बी, यानी कि ये जो हमने निकाला यहाँ पे ये निकाला हमने स्लोप इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यही टेन ऑफ थीटा जो हमने निकाला ना यही होता है बेटा के, यानी कि के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि के जो होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो इन शॉर्ट हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे जो एरिया अंडर करू है ना, यहाँ पे जो एरिया अंडर करू हमने यहाँ पे निकाला तो वो क्या निकला, वो निकला के, यानी कि के होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्योंकि हमने यहाँ पे डिराइव किया था कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। अब अगर मैं स्ट्रेन को यहाँ पे नीचे लूँ तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू के, यही मैंने यहाँ पे लिखा। देखो के इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। अब ये के क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि के क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि आप लिखोगे एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करू इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, एंड वो जो टेन ऑफ थीटा निकला दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अपनी कॉपी में लिखो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो कोई भी होगा। ठीक, जनरली हम प्रेफर करते हैं यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो बार आ चुका है डिफरेंट मेडिकल पेपर्स में, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन करू ऑफ माइल्ड स्टील। जो भी आपको
सिट्रस स्ट्रेन कर्व कन्वेंशनल दिखती है या फिर टिपिकल सिट्रस स्ट्रेन कर्व हमारी बुक में होती है, चाहे 11th की हो या फिर इंजीनियरिंग में, तो हम माइल्ड स्टील को लेकर या फिर माइल्ड स्टील को एज्यूम करके डिराइव करते हैं, ठीक, सिट्रस स्ट्रेन कर्व को। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। देखो ये है यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंड ये है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। इस साइड हम लेंगे सिट्रस, क्लियर, एंड इस साइड हम लेंगे सिट्रेन, क्लियर। अब ये सिट्रेन क्या होती है, यही होती है डिफॉर्मेशन भी, क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा यानी कि डिफॉर्म कितना कर रही है हमारा स्ट्रक्चर या हमारा मटेरियल, ये हो गया सिट्रेन। देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट होती है सिट्रस स्ट्रेन करो, पहले यहाँ पे स्ट्रेट, फिर यहाँ पे थोड़ी वो टिल्ट, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे, फिर यूँ स्ट्रेट, फिर यूँ ऊपर एंड फिर ये नीचे। ये बनी हमारी सिट्रस स्ट्रेन कर्व, क्लियर। ये बनी हमारी सिट्रस स्ट्रेन कर्व। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट पॉइंट मार्क करता हूँ, ध्यान रखो बेटा, खाली आप ध्यान रखो। तो ये मैं लूँगा यहाँ पे ओ यानी कि ओरिजिन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैं ओरिजिन लूँगा। जहाँ तक ये स्ट्रेट बन रही है ये मैं लूँगा ए, क्लियर। जहाँ से ये नॉन लीनियर बन रही है ये मैं लूँगा यहाँ पे बी पॉइंट। ये टॉप वाला पॉइंट मैं यहाँ पे सी लूँगा, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे डी लूँगा, ये वाला पॉइंट मैं ई लूँगा। खाली आप ध्यान रखो, फिर आप खुद बनाना, जैसे मैंने बनाई, वीडियो को रुकाना, बार बार देखना, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करना एंड एक ही पेज पे बनाना, एक बड़े पेज पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो पॉइंट मैं लूँगा ये बचा एफ। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं लूँगा यहाँ पे, लास्ट वाला पॉइंट ये मैं लूँगा यहाँ पे जी। देखो बेटा यहाँ पे, हाँ ये वाला पॉइंट ये मैं लूँगा यहाँ पे जी, क्लियर। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा ओ ए, ध्यान से सुनो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओ ए जो होता है ना, इस साइड हम मार्क करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, पी एल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। जो ए पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। अब ये जो बी पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। क्लियर? या हम अगर सिट्रस की बात करें, इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल सिट्रस, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इलास्टिक सिट्रस। क्लियर? बट अभी के लिए ये चीज़ें आप याद रखो। तो ये जो पॉइंट सी होता है इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? अपर यील्ड पॉइंट। तो ए हो गया प्रोपोर्शनल पॉइंट, बी हो गया इलास्टिक पॉइंट, या अगर हम बोले इलास्टिक लिमिट, ए को बोले प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट आगे मैं लिखाऊंगा आपको, खाली आप ध्यान रखो अभी के लिए। सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट, UPPERYELD, यील्ड पॉइंट। अब डी क्या है? डी होता है लोअर यील्ड पॉइंट, LOWER, लोअर, YIELD POINT पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ की, क्लियर? ई को छोड़ो आप, एफ जो होता है ना, एफ इस साइड में आप मार्क करो, एफ को हम बोलते हैं अल्टीमेट सिट्रस पॉइंट। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सिट्रस पॉइंट। आगे जाकर मैं दिखाऊंगा, खाली आप ध्यान रखो अभी। अल्टीमेट सिट्रस पॉइंट। एंड जी जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। देखो बेटा, ए हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, बी हो गया इलास्टिक लिमिट, सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट, डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, ई को छोड़ो, एफ हो गया अल्टीमेट सिट्रस पॉइंट, ठीक। जी जो हो गया दैट इज फ्रैक्चर पॉइंट। क्या हो गया? फ्रैक्चर पॉइंट। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो ए पहले जो हमने पॉइंट देखा दैट इज ए। ए जो है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। अब मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपोर्शनल लिमिट। ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि जो हुक्स लॉ होता है दैट इज वैलिड अप टू कहाँ तक? वैलिड है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक। प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ये क्या होती है? देखो बेटा, ये मैंने कुछ कर्व यूँ बनाई, तो ये मैंने लिया ए पॉइंट। ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ना, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिट्रेन। यहाँ पे आप लिखो, ठीक बेटा, यहाँ पे आप लिखो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि PL। जो सिट्रस होगा, सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिट्रेन। अपनी कॉपी में लिखो ये पॉइंट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिट्रेन, यानी कि हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ
इज वैलिड। ठीक, हुक्स लॉ इज वैलिड। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो मेरे को मैसेज करना, ये वाले स्ट्रेस स्ट्रेन करू के स्पेशली, तो मैं वो सेंड भी करूँगा। बट अगर आप लिख रहे हो तो दैट इज़ बेटर। तो प्रपोर्शनल लिमिट हमने देखा, पॉइंट ए तक क्या होता है प्रपोर्शनल लिमिट, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनल लिमिट फ्रॉम ओ टू ए। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम प्रपोर्शनल लिमिट, या ओ ए रीजन जो होता है इसको हम प्रपोर्शनल रीजन भी कहते हैं, प्रपोर्शनल लिमिट रीजन। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है इस रीजन में, यहाँ पे स्ट्रेस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, यानी कि हुक्स लॉ जो होता है दैट इज वैलिड। क्योंकि हुक्स लॉ मैंने आपको कहा था कि हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू प्रपोर्शनल लिमिट, यानी कि जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ना वो लीनियरली बिहेव कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट बी रीजन। ठीक, ये है करू, यहाँ पे देखो बेटा ये है करू, हर बार मैं बनाऊंगा ताकि आप इस करू को बनाना सीखें। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये है ए यहाँ पे एंड ये है बी यहाँ पे। क्लियर, ये है बी यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं ये ए वाला, ए और बी वाला पोर्शन। पहले हम देखेंगे बी। बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। क्लियर, बी को हम बोलते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट, ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ए बी रीजन जो होता है इट इज़ नॉन लीनियर। ये क्या होता है नॉन लीनियर। हमने देखा ओ ए रीजन वो क्या था लीनियर, यहाँ पे हमने देखा अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, यानी कि ये क्या है लीनियर रीजन। क्या है बेटा यहाँ पे ये है लीनियर रीजन। लीनियर मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली बिहेव कर रहे हैं। बट यहाँ पे नॉन लीनियर रीजन, यानी कि एक में जितनी चेंज आ रही है उससे ज़्यादा दूसरे में चेंज आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे ए बी रीजन जो है, ए बी रीजन ये वाला रीजन जो है ना यहाँ पे ये क्या है बेटा ये है यहाँ पे नॉन लीनियर। ये वाला रीजन जो है ना ये है नॉन लीनियर। क्लियर, यहाँ पे कुछ यूँ करू जा रही है तो ये है नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर रीजन में क्या होता है हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। हुक्स लॉ यहाँ पे इज नॉट वैलिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड कहाँ पे इन ए बी रीजन या फिर अप टू इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि खाली पॉइंट ए तक वैलिड है। क्लियर, ये चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक, अब होता क्या है अप टू इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे लिखो अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट कॉपी पे लिखो अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक, इलास्टिक लिमिट तक होता क्या है अपॉन लिखो आप अप टू इलास्टिक लिमिट व्हेन मटेरियल इज लोडेड एंड देन अनलोडेड आफ्टर अनलोडिंग। ठीक, अप टू इलास्टिक लिमिट मटेरियल विल रिगेन इट इज पोजीशन। क्या करेगा मटेरियल रिगेन इसकी पोजीशन। देखो मैं लिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ें आपने लिखी होगी तो मैं लिखाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट व्हेन अ मटेरियल या फिर बॉडी व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड देन अनलोडेड। ठीक, अनलोडेड। ठीक, ऑन अनलोडिंग, फिर ऑन अनलोडिंग UNUNLOADI ऑन अनलोडिंग मटेरियल विल regain its shape. That is important. Regain its shape and position. Will regain its position and shape. Position and shape. तो up to elastic limit when a material is loaded then unloaded, पहले हम मटेरियल को क्या करेंगे लोड करेंगे। लोड मतलब मटेरियल को हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेशन करेंगे। क्लियर, जो भी हम करेंगे। फिर जब हम अनलोड करेंगे यानी कि मटेरियल ये है कोई रबर, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो रबर को आप स्ट्रेच कर रहे हो। पहले आप रबर को स्ट्रेच कर रहे हो फिर आप रबर को क्या कर रहे हो छोड़ रहे हो। अप टू इलास्टिक लिमिट, अगर आप रबर को स्ट्रेच कर रहे हो अप टू इलास्टिक लिमिट, अब अगर आपने इसको अनलोड किया यानी कि छोड़ दिया, ये रबर अब रिटर्न करेगा। क्या करेगा रिटर्न। अगर मैं इसको इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करूं फिर अगर छोड़ दूं ये रिटर्न नहीं करेगा। लिखो यहाँ पे बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट EL व्हेन मटेरियल। ठीक, लिखो आप व्हेन मटेरियल इज अनलोडेड it will not regain its position and shape. Beyond elastic limit when material is unloaded
इट विल नॉट रिगेन इट्स पोजीशन एंड शेप। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर ये है इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे देखो बेटा ये है इलास्टिक लिमिट ये वाली, मैं मटेरियल को यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, ये मटेरियल वापस अपनी जो पोजीशन एंड शेप है उसको रिगेन कर रहा है। बट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, अब अगर मैं मटेरियल को छोड़ूँ ये अपनी शेप को यहाँ पे रिगेन नहीं कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ रही है या इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन यहाँ पे रह रहा है। ये पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो एंड बार बार इस टॉपिक को रिवाइज करो क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है समझना। आई होप मैं यहाँ पे आपके लिए चीज़ें काफ़ी इजी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बुक पे देखोगे ना या फिर कोई और वीडियो देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आई गारंटी। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट सी। सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक। सी को हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। डी को हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर बनाता हूँ करू को ताकि आप बार बार यहाँ पे सीखें। ये है कुछ करूँ यूँ फिर यूँ, यहाँ पे ये है ए पॉइंट, ये है बी, अब ये है यहाँ पे सी पॉइंट एंड ये है यहाँ पे डी पॉइंट, ये हो गया हमारा बी। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकली बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट ये प्रैक्टिकली सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। खाली आप नाम यहाँ पे याद रखो, सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट, डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर? ठीक। अब प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम बी, सी और डी को एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं? एक ही। तभी आप देखोगे कि कहीं पे बुक में ये वाली डायग्राम भी बनाई होगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए, पहले कुछ यूँ फिर कुछ एक यूँ। क्लियर? यूँ बनाई होगी। बल्कि आपको दोनों याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है फिर ये भी आपको याद रखनी है, कोई भी आपको दिया जाएगा दोनों में से। तो एक्चुअल यूँ होती है, बट जो थ्योरेटिकली हम डिराइव करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं। क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पॉइंट सी, डी एंड बी, यानी कि बी क्या था? इलास्टिक लिमिट जहाँ पे हमने डिफाइन की। फिर पॉइंट सी अपर यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी लोअर यील्ड पॉइंट। प्रैक्टिकली ये तीनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट डी ई रीजन। डी ई रीजन देखो बेटा, ये है करूँ यहाँ पे, ये हो गया डी एंड ये हो गया ई। आप खाली एक बार बनाओ करूँ को अपने बड़े पेज पे, फिर बार बार देखो उसी को। डी ई रीजन में क्या होता है देखो, देखो यहाँ से हम डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेस को, यहाँ से हम डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेन को। देखो बेटा, इनिशियली जब आप मटेरियल पे स्ट्रेस दे रहे हो तो मटेरियल क्या कर रहा है, वो मटेरियल में स्ट्रेन आ रही है, तो आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो मटेरियल में क्या हो रहा है? मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ रही है, यानी कि जितना स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ रही है। आप बढ़ा रहे हो स्ट्रेस यहाँ पे तो मटेरियल में स्ट्रेन बढ़ रही है, तो कर्व कुछ यूँ बन रही है। तो एक पॉइंट आपका पहुँचेगा जहाँ तक जो स्ट्रेन होगी ना वो खुद होगी, यानी कि आपको लोड नहीं देना होगा, आपको स्ट्रेस नहीं देना होगा, यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट होगी। यानी कि डी ई पॉइंट में या डी ई रीजन में यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। ये आप याद रखो, इन डी ई रीजन स्ट्रेस इज कांस्टेंट बट स्ट्रेन कंटिन्यूस। बट स्ट्रेन या फिर और स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन में बोलूँगा, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस, बट जो स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यू करती है। देखो बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लोड देते हो, लेट मैं मानूंगा रबर, आप रबर को लोड दे रहे हो मतलब आप रबर को स्ट्रेस दे रहे हो, उसमें क्या आ रही है? स्ट्रेन आ रही है। एक पॉइंट पहुंचेगा जब आपको उसमें स्ट्रेस नहीं देना होगा, उसमें खुद ब खुद स्ट्रेन हो जाएगी या डिफॉर्मेशन हो जाएगी, तो वही कहलाता है डी ई रीजन। एंड इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक यील्ड प्लेट्यू। प्लास्टिक YIELD यील्ड प्लेट्यू, PLATEU। क्लियर? तो DE रीजन जो होता है, DE रीजन जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक यील्ड प्लेट्यू। ये जो रीजन यहाँ पे मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक यील्ड प्लेट्यू। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेस कांस्टेंट होती है, बट जो स्ट्रेन होती है वो कांस्टेंट, वो क्या कर रही है? वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेस यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, बट स्ट्रेन में क्या हो रहा है? देखो बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ये हो गया DE रीजन।
नेक्स्ट अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ को हम बोलते हैं यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट करू को देखो, फिर देखो एफ कहाँ पे है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक बेटा, देखो यहाँ पे ये हो गया करू, अब ये हो गया यहाँ पे पॉइंट एफ, ये है पॉइंट एफ। इसको क्या हम बोलते हैं, ये था यहाँ पे ई पॉइंट, क्लियर, ये हो गया एफ पॉइंट। एफ पॉइंट को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या होते हैं अल्टीमेट, यानी कि हाईएस्ट जो स्ट्रेस होगा एक मटेरियल में वो कितना होगा, क्योंकि इस साइड हम स्ट्रेस को डिनोट करें तो हाईएस्ट जो स्ट्रेस होगा ना मटेरियल में वो इतना होगा, यानी कि इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ये कितना ले पाएगा, क्लियर। क्योंकि इसके बाद मटीरियल में फ्रैक्चर होता है, यानी कि अगर मैं मानूंगा यहाँ पे आप किसी वुड के टुकड़े को ले रहे हो एंड इस पर आप स्ट्रेस दे रहे हो, लोड लोड लोड, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैक्सिमम लोड लेगा, फिर उसके बाद टूटेगा, क्लियर, फिर उसके बाद टूटेगा। यही होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, क्लियर, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अब ये जो ई एफ रीजन होता है, क्लियर, ई एफ रीजन, देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे ई एफ रीजन की बात करूँ तो ई एफ रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्या हम बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ये जो ई एफ रीजन बनाना, हमने देखा डी ई रीजन था प्लास्टिक यील्ड प्लेटिव, बट ई एफ रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग, यहाँ पे जो स्ट्रेन हो रही है वो हार्ड हो रही है। देखो बेटा मतलब क्या है, देखो ये है कोई यहाँ पे वुड का ब्लॉक, आप क्या कर रहे हो, इसको ब्रेक कर रहे हो विद हैमर। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको ये ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, यानी कि आपको ज़्यादा लोड, ज़्यादा एफर्ट मारना होगा एक पॉइंट पे। जब आप उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट मारना होगा आप मारोगे ना, उस टाइम आपको अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट देना होगा, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि उस टाइम वो अल्टीमेट स्ट्रेस की डिमांड कर रहा होगा। एंड जब आप उसको वो दोगे ना, फिर अचानक वो टूटेगा, क्या करेगा, टूटेगा, क्लियर, यानी कि फ्रैक्चर होगा। तो जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेस जो है ना सडनली इंक्रीज हुई, देखो बेटा यहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू सडनली इंक्रीज हुई, यहाँ से यहाँ तक जंप किया, क्लियर, देखो बेटा इतना जंप किया, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन जो है ना काफ़ी कम हो रही थी बल्कि स्ट्रेस की डिमांड बढ़ रही थी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जी पॉइंट। अब जी जो होता है ना इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि लास्ट पॉइंट जो था फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे हमारा कोई भी मटेरियल जो होता है ना वो फेल होता है। देखो बेटा ये है करूँ यहाँ पे, ये करूँ एंड जी, देखो बेटा यहाँ पे जी पे हमारा मटेरियल जो है ना वो फेल होगा, क्योंकि इतना इसने मैक्सिमम स्ट्रेस लिया एंड यहाँ पे ये फेल होगा। नेक्स्ट एंड ये था हमारा एफ पॉइंट एंड ये था जी पॉइंट। एंड एफ जी पॉइंट को हम बोलते हैं या फिर एफ जी रीजन को बोला जाता है नेकिंग। क्या बोला जाता है, नेकिंग रीजन, क्योंकि यहाँ पे जब मटेरियल ब्रेक होता है ना, यहाँ पे मटेरियल में कुछ यूँ नेक जैसी शेप बनती है, क्लियर, ये शेप बनती है मटेरियल में, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे नेक शेप। कोई भी मटेरियल में अगर हम देखें तो जिस पे हम जनरली टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो वो कुछ यूँ शेप, जब वो ब्रेक होता है ना फाइनली तो कुछ यूँ शेप वो अटेन करता है। तो ये हो गया ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, क्लियर। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं शॉर्ट में रिवाइज करूँगा। तो हमने ये देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ, ये था ओरिजिन पॉइंट, इस साइड में हम स्ट्रेन को मेजर करते हैं, इस साइड में स्ट्रेस को। पॉइंट ए हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, बी हो गया इलास्टिक लिमिट, ठीक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट हुक्स लॉ वैलिड होता है, इसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता है। सी हो गया अपर यील्ड पॉइंट, डी हो गया लोअर यील्ड पॉइंट। डी एंड ई रीजन जो हमने देखा वो था प्लास्टिक यील्ड प्लेटिव। यहाँ पे फिर हमने देखा ई एफ रीजन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, एफ जी रीजन हमने देखा नेकिंग, एफ हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस एंड जी हो गया फ्रैक्चर पॉइंट, क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे एंडिंग है अब इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन। फिर हमें देखने हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे शांति बनाए रखें। देखो बेटा इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन। अब इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन में डिफरेंस क्या है, क्लियर। इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन में तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ। अब मैं डायरेक्ट सिंपल ही कुछ यूँ बनाऊँगा करूँ। देखो ये है कोई करूँ, यहाँ पे
इसमें से कोई भी कर्व बन सकती है। कहाँ पे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, यानी कि हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। क्लियर? बट जहाँ पे आप डिराइव करोगे ना, अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए कि डिराइव स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन करूँ, हमें समझाओ, तो जो करूँ मैंने वहाँ पे बनाई वो आपको समझानी है। बट यहाँ पे मैं सिखाऊंगा इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन में डिफरेंस क्या है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। देखो बेटा, इलास्टिक रीजन, तो ये मैं मानूंगा ये है इलास्टिक रीजन। यहाँ पे ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये है इलास्टिक लिमिट, तो ये है कोई यहाँ पे इलास्टिक रीजन। तो ये जो रीजन बना ना, ये बना इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन के बाद बाकी जितना रीजन बनता है कहाँ तक? फ्रैक्चर तक, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, तो ये हो गया प्लास्टिक रीजन। क्लियर? एंड ये जो रीजन हो गया ना, ये हो गया इलास्टिक रीजन। क्लियर? अब फायदा क्या है इलास्टिक रीजन एंड प्लास्टिक रीजन का? देखो, अप टू इलास्टिक रीजन या फिर इलास्टिक पॉइंट, जब आप मटेरियल को लोड करोगे या स्ट्रेस दोगे, एंड जब आप अनलोड करोगे, छोड़ोगे, वो अपनी पोजीशन को रिगेन करेगा। यानी कि मटेरियल इज एबल टू रिगेन इट्स शेप एंड पोजीशन उस लिमिट तक जहां तक हमने स्ट्रेस दी, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेस या फिर इलास्टिक रीजन। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप फिगर को देखो, बनाओ कॉपी पे, दिमाग में छापो। क्लियर? अब प्लास्टिक रीजन क्या होता है, ये आएगा इलास्टिक रीजन के बाद। तो इतना रीजन था इलास्टिक रीजन, एंड उसके बाद जो रीजन बचेगा वो बचेगा प्लास्टिक रीजन। यानी कि अगर हमने लोड ज़्यादा दिया तो मटेरियल जो है ना, वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। यानी कि मटेरियल रिगेन्स इट्स शेप एंड पोजीशन ओनली अप टू इलास्टिक लिमिट। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट मटेरियल गोज इनटू प्लास्टिक रीजन या फिर प्लास्टिक स्टेज एंड इज अनएबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट देखो, विच इज़ मोर इलास्टिक। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे बच्चों को कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है, स्टील या फिर रबर। इसका आंसर आप ढूंढेंगे एंड मेरे को बताएंगे, एंड मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है, इलास्टिक, स्टील या फिर रबर। क्लियर? आप आंसर फाइंड करना। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। अब देखते हैं हम ये वाले टॉपिक के रिलेटेड डिफरेंट मेडिकल पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन। क्लियर? तो एन इलास्टिक मॉड्यूलस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ये मैंने यहाँ पे JKCET, एम्स एंड AFMC डिफरेंट पेपर्स, मेडिकल पेपर्स में लिए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड हैं। नीट JEE में थोड़े से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, इस टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं, जो कि आने वाले टॉपिक्स में पूछे गए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा। क्लियर? तो एन इलास्टिक मॉडुलस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन ए रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इलास्टिक मॉडुलस जो होता है उसमें जो रिलेशनशिप बनती है वो क्या बनती है एक्चुअली। तो हमने देखा हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू स्ट्रेन। क्लियर? तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो K है ना, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखो, स्ट्रेस जो है ना दैट इज कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो स्ट्रेस जो होता है दैट इज कांस्टेंट K इंटू स्ट्रेन, एंड K क्या है यहाँ पे, दैट इज इलास्टिक मॉड्यूलस। क्लियर? नेक्स्ट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। क्लियर? अभी मैंने आपको बोला ये है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, इसके बाद है यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट या फिर प्लास्टिक रीजन। ये है प्लास्टिक रीजन, एंड ये जो रीजन है ये है इलास्टिक रीजन। कौन सा? यहाँ तक। ठीक? तो विद इन इलास्टिक रीजन डैश डैश यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्क्वायर रूट ऑफ स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे? तो हमने देखा था कहाँ पे, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। हमने देखा था विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमने देखा था हुक्स लॉ वैलिड होता है। जो हुक्स लॉ होता है दैट इज वैलिड, यानी कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ तक? प्रोपोर्शनल लिमिट। बट इलास्टिक लिमिट में मैंने आपको बोला था जो इलास्टिक लिमिट होता है, यानी कि A टू B रीजन, A टू B रीजन, अपनी कॉपी में देखो A टू B रीजन, A टू B रीजन नॉन लीनियर होता है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होती है। क्लियर? नेक्स्ट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। तो अभी हमने देखा हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, ये है पॉइंट, यहाँ पे एक बार फिर मैं मार्क करूँगा, लेट मी ड्रा इट प्रॉपरली। तो ये बेटा देखो, ये है पॉइंट A प्रोपोर्शनल लिमिट, ये है पॉइंट B इलास्टिक लिमिट, ये है पॉइंट
ओ यहाँ पे ओरिजिन, तो ओ टू ए मैंने बोला था ये है लीनियर। क्या है? लीनियर, यानी कि ए क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हुक्स लॉ जो था ना वो वैलिड था कहाँ तक? प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए। तो ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि यहाँ तक जो सिट्रस स्ट्रेन बिहेवियर होता है दैट इज डायरेक्टली, यानी कि लीनियर बिहेवियर होता है इनमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर सिट्रस स्ट्रेन लाइनस गिव। तो एरिया अंडर सिट्रस स्ट्रेन करूँ, हमने देखा था ये था यहाँ पे सिट्रस एंड ये था यहाँ पे सिट्रेन, एंड ये जो एरिया मैंने बोला था इसमें हमें निकलता है टेन ऑफ थीटा या फिर के यहाँ पे, एंड ये जो के था ये था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने बोला था इट कैन बी एनी यंग्स मॉडुलस या फिर बल्क या फिर shear modulus of rigidity। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये लेक्चर को आपने अच्छे से इन्जॉय किया होगा, अपनी कॉपी में ये चीज़ें आपने नोट डाउन की होंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स, बल्क, उनकी डेफिनेशन, उनके ऊपर काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स आते हैं JEE एंड नीट में, वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।